जानकी लगातार अपनी बहू शांति को बहुत सताती रहती है, लेकिन शांति उसकी हरकतों को अनदेखा कर देती और अपने काम में लगी रहती। बंदरिया की मदद से शांति बहुत राहत महसूस करती थी। 2 साल का समय बीत गया। एक दिन शांति और बंदरिया बच्ची के साथ खेल रही होती है। इसी बीच रमेश घर में प्रवेश करता है। शांति उत्सुकता से पूछती है, अरे आप अचानक आ गए, जरा भी पता नहीं पड़ने दिया। अपनी बेटी को देखने का दिल किया, अगली ही फ्लाइट पकड़कर आ गया। और उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया और खेलने लगा। उसने परिवार के साथ 1 महीना बिताया और फिर वापस दिल्ली चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन जानकी और शांति खाना खा रहे थे। अचानक शांति को उल्टी हो गई। जानकी ने कोई परवाह नहीं की, लेकिन बंदरिया तुरंत शांति के पास जाती है। क्या हुआ बहन, क्या हो गया? कुछ नहीं लक्ष्मी, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, उसने शर्मा कर कहा। क्या इतनी अच्छी खबर है? एक और बच्चा मेरे साथ खेलने के लिए आने वाला है। सर को ये खुशखबरी तुरंत बताना चाहिए। पहले मैं सासू माँ को बताऊंगी, बाद में रमेश को फोन करूंगी। वो सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, उसने बेहद खुश होकर बताया। लेकिन जानकी के चेहरे के भाव नहीं बदले और उसने चिढ़कर कहा, ठीक है ठीक है। शांति और बंदरिया अपने कमरे में चले गए। जानकी खुद से, एलो, ये तो फिर से गर्भवती हो गई है। कम से कम इस बार अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर डालूंगी पता नहीं। शांति कमरे में जाकर रमेश को कॉल लगाती है। हाँ शांति, मैं भी तुमको फोन करने जा रहा था, पहले तुमने डायल कर लिया। अगले महीने से मेरी तनख्वाह में 10,000 रुपयों का इजाफा हो गया है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मैंने भी तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए कॉल किया है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? तुम फिर से पापा बनने वाले हो, उसने खुशी के साथ कहा। रमेश ने सुना तो खुशी से फूला नहीं समाया। ओह माय गॉड, मुझे आज 2 अच्छी खबरें सुनने को मिली। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अगर संभव हो तो एक बार यहाँ आ जाओ प्लीज। निश्चित रूप से आऊंगा, जब भी गुंजाइश बनेगी। अच्छा शांति, तुम सावधानी से रहना, बच्चे की देखभाल करना और जरा माँ को एक बार मोबाइल देना। शांति ने जानकी को मोबाइल दिया। हाँ रमेश, कैसे हो तुम? माँ मैं ठीक हूँ। शांति ने बताया कि वो फिर से गर्भवती है, आपको पता चला कि नहीं? हाँ, उसने मुझे बताया अभी अभी। शांति को इस समय आराम की जरूरत है, कृपया उसका ध्यान रखें और चेकअप के लिए एक बार अस्पताल भी ले जाएं। डॉक्टर जो भी बताए मुझे खबर कर दीजिएगा। ठीक है, चले जाएंगे। कम से कम इस बार तो वो एक लड़की को जन्म देगी। लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है माँ? दोनों को ही पालने की हैसियत रखता हूँ मैं। अब इन अनावश्यक चीजों के बारे में ना सोचें और अपना दिमाग खराब ना करें, शांत रहें। उसने कॉल काट दिया। कुछ महीने बीत गए। अब शांति गर्भावस्था के 6ठे महीने में है। एक दिन जानकी कुछ सोच रही होती है। अब शांति का 6वां महीना लग गया है, मुझे इसे अस्पताल ले जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लड़की है या लड़का। वो शांति के पास जाती है। शांति, तुम्हारा 6ठा महीना लग गया है, हम एक बार चेकअप के लिए जाएंगे, उसने कहा। बंदरिया को बच्चा थमाया और डॉक्टर के पास लेकर चली गई। बच्चा स्वस्थ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर जानकी, ए शांति, थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है कुछ। उसने शांति को बाहर भेजा। डॉक्टर के सामने कुछ पैसे रखे। डॉक्टर, मुझे कुछ मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या बात है? मेरी बहू शांति गर्भवती है, कोख में लड़का है या लड़की? उसने डॉक्टर के सामने पैसे रखे थे। लड़की पैदा होगी। ये सुनकर जानकी को झटका लगा। लेकिन किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक और मदद करनी होगी। उसे पहले भी एक लड़की ही है, इसलिए अब उसकी कोख में पल रही बच्ची को मार दो। तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी मैं। ओह माय गॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
माँ जी प्लीज अब आप यहाँ से चली जाइए। दोनों चुपचाप घर चली जाती है। जानकी ने फिर से शांति को सताना शुरू कर दिया, क्योंकि कोख में एक लड़की है। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को बाहर आने से पहले खत्म करना है, तभी चैन मिलेगा मुझे। जब वो खुद से बात कर रही थी, बंदरिया ने ये शब्द सुन लिए और बहुत घबरा गई। इस जानकी ने नाइंसाफी की हद पार कर दी है। मुझे शांति का ध्यान रखना होगा। आज से जानकी पर नजर रखनी पड़ेगी। ये तो एकदम पागल है, पता नहीं क्या कर डालेगी मेरी शांति के साथ। एक दिन जानकी शांति के लिए दूध तैयार करती है और कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए उस दूध में कुछ गोलियां मिला देती है। बंदरिया ने उसे ये करते देख लिया। हे भगवान, इस बेवकूफ जानकी ने कुछ गड़बड़ मिलाया है। शांति को वो दूध नहीं पीना चाहिए। जानकी शांति के पास जाती है और बिस्तर के पास दूध का ग्लास रखकर कहती है, शांति, इस दूध को पीना नहीं भूलना। मैंने इसमें केसर मिलाया है तुम्हारे लिए। ठीक है सासू माँ। जानकी वहां से चली गई। इस बीच जब शांति ने दूध पीने के लिए उस ग्लास को लेना चाहा, तो बंदरिया जानबूझकर उस ग्लास से जा टकराई ताकि वो गिर जाए। ओहो, सारा दूध नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं लक्ष्मी, कोई बात नहीं। शांति खाली ग्लास लेकर बाहर निकली। जानकी ने उसे देखा। शांति, दूध पी लिया तुमने? हाँ सासू माँ, मैंने पी लिया। दूध पीने के बाद भी इसे कुछ हुआ नहीं? पेट में दर्द भी नहीं हुआ? मुझे लगता है कि टैबलेट ने सही से काम नहीं किया। इस बार कुछ बेहतर तरीका सोचूंगी, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 2 दिन बाद जानकी शांति के कमरे के सामने फर्श पर तेल फैला देती है। अगर इसने यहाँ कदम रखा और फिसल गई तो उस लड़की से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही बंदरिया ने देखा, उसने उस जगह को फौरन साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद शांति बाहर आई। जानकी ने देखा, वो फिसलकर गिरी क्यों नहीं? और जाकर देखा, वहां तो कोई तेल बिखरा ही नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि तेल कैसे गायब हो गया और चली गई। इस तरह बंदरिया शांति को हर खतरे से बचा रही थी। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से लालची था। उसे स्वर्ण की चीजों से बहुत लगाव था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, नाम था कमला। वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता था। अगर कभी कोई उससे पैसे उधार मांगता तो वो सिर्फ सोना गिरवी रखकर ही पैसा उधार देता। मेरे पास सोना नहीं है और पैसों की जरूरत है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हैं। तो वो कहता, सिर्फ स्वर्ण ही एक ऐसी धातु है जिसका मोल सिर्फ बढ़ता है, कभी घटता नहीं, लेकिन बाकी चीजों की कीमत वक्त के साथ घटती ही जाती है। बलदेव की बेटी कमला बहुत सुंदर थी। अगर कोई विवाह का प्रस्ताव लाता, मैं आपकी बेटी से खुद आपको दहेज देकर भी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वो लालची बलदेव उनसे कह देता, ठीक है, कमला के वजन के बराबर सोना देना होगा तुम्हें मुझे, तभी करूंगा शादी अपनी बेटी की। कोई भी उतना सोना देने की हैसियत न रखने से पीछे हो जाता और इस वजह से कमला की शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार ग्राम प्रधान के बेटे भूपति ने कमला को देख लिया। उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। उसने उससे किसी भी तरह शादी करने की ठानी। भूपति के पास बलदेव द्वारा मांगा गया सोना नहीं था। तुरंत उसने अपना दिमाग लड़ाया और पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर बलदेव को दे दिया और कमला से शादी कर ली। कमला और भूपति सुख से रहने लगे। एक दिन 2 चोर बलदेव के घर घुसकर सारा सोना चुरा कर ले जाते हैं। बलदेव उस राजधानी के राजा के पास भागा और चोरी की शिकायत की। बलदेव, तुम्हारे पास इतना सारा सोना आया कहां से था? जमींदार के बेटे भूपति ने दहेज के रूप में देकर मेरी बेटी से शादी की थी महाराज। इस बीच सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तब तक वो पीतल अपनी सोने की परत खो चुका था और सोने की तरह चमकदार नहीं रह गया था।
सिर्फ पीतल ही नजर आ रहा था। महाराज ने भूपति को उपस्थित किया। सारा सोना पीतल दिखाई दे रहा है, क्या बात है? महाराज, मैं कमला से बेहद प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना सोना नहीं था, मैंने पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर उन्हें दे दिया। तुमने बलदेव को धोखा दिया है, तुम्हें इसके लिए 5 साल का दंड भुगतना होगा। फिर बलदेव ने अपनी बेटी को लिया और वहां से चला गया। कुछ साल बीत गए। शादीशुदा होते हुए भी बलदेव अपनी बेटी से दूसरा विवाह करने पर जोर दे रहा होता है। ये बात कमला के गले नहीं उतरती और वो आत्महत्या कर लेती है और फिर वो एक प्रेतात्मा बन जाती है। ये जानकर कि पास के जंगल में कई और प्रेतात्माएं रहती हैं, कमला की प्रेतात्मा उनके पास जाती है और वे सभी बड़े अच्छे से उसका स्वागत करती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक संत उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। सभी प्रेतात्माएं संत को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, स्वामी, हमसे अब और इस प्रेतात्मा रूप में रहना नहीं हो पा रहा। आपको हमें इससे छुटकारा पाने का उपाय बताना होगा। अगर कोई तुम्हारे पास आता है और तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें इस प्रेतात्मा रूप से मुक्ति मिल सकती है। स्वामी, इस प्रेतात्मा के भयानक रूप को देखकर कौन करेगा हमसे विवाह? आज से तुम सब दिन के समय अपने सामान्य रूप में रहोगी और रात में फिर प्रेतात्मा बन जाओगी। मैं तुम सबको यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। तब से वे सारी प्रेतात्माएं शादी करने के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगती हैं और कमला भूपति की प्रतीक्षा करती है। एक दिन बलदेव किसी लंबी बीमारी के चलते चल बसा। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भूपति को जेल से रिहा करा गया। भूपति ने बलदेव का अंतिम संस्कार संपन्न किया और उसे पता लगा कि कमला ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली है। इस दुख में वो जंगल के रास्ते राजधानी शहर जाने लगा। जंगल के बीच एक महोगनी के पेड़ के नीचे उसे कमला मिलती है और वो बेहद भावुक होकर पूछता है, सबने कहा था कि तुमने आत्महत्या कर ली, फिर तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? मैं मर गई थी और एक प्रेतात्मा बन गई थी। एक संत ने मुझे ये रूप पेड़ से प्रदान किया और मुझे बताया कि अगर मुझसे प्रेम करने वाला मुझसे विवाह करेगा तो मुझे प्रेतात्मा रूप से छुटकारा मिल सकता है। भूपति तुरंत वरमाला ले आया और कमला से फिर से शादी कर ली। तुरंत कमला को मनुष्य रूप मिल गया और तब से वो दोनों साथ में प्रसन्नता से रहने लगे।